तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 17 मार्च, जी हाँ बच्चों, जो आपका 17 मार्च 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का, उसके अंदर, क्योंकि जो भी हम लोग ये पेपर का पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, यही पेपर का पैटर्न जो इस सैंपल पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वही पैटर्न जो है आपका 17 तारीख के पेपर में आएगा। और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 17 तारीख के पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो सीबीएसई के पिछले 10 साल के पेपर के अंदर पूछे गए हैं, या फिर पिछले 10 साल में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किए हैं उसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इस सैंपल पेपर के थ्रू। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर हम लोग और भी अपलोड करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ये पहला सैंपल पेपर है, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है मिलियन बिलियन ट्रिलियन न जाने कितना गुना बढ़ जाता है। अंदर से एक आवाज आता है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, बच्चों के लिए जो है वीडियोस बनाइए। तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, आप बच्चों का ही प्यार है जो लाइक के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास हमारा 12th है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 030 यानी 030, और हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सीरीज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं ये सेट नंबर 1 है। आपको जो बोर्ड का पेपर मिलेगा वो 4 सेट के अंदर से कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है, सेट 1 2 3 और 4। अगर आप पूरा समर्थन सपोर्ट बनाए रखते हैं वीडियोस पे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम आपके लिए और भी सैंपल पेपर लेकर के आएंगे। ये हमारा पहला सैंपल पेपर है, ध्यान रखिएगा। आपके सपोर्ट के ऊपर है कि कितना आप इस वीडियो को सपोर्ट दिखाते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बेसिक बातें आपको लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि कृपया जांच कर लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 34 प्रश्न यानी कि 34 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। जो इकोनॉमिक्स का हमारा पेपर है, टोटल पेपर के अंदर 34 क्वेश्चन ही हमसे पूछा गया है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, इंग्लिश में जिसको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश को जरूर पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं तो पेपर का क्या मोटा मोटा पैटर्न रहने वाला है वो आपको आइडिया लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सामान्य निर्देश के अंदर बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी कि 2 सेक्शन है हमारा। सेक्शन ए जो रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला रहेगा, और सेक्शन बी यानी खंड बी जो रहेगा आपका वो भारतीय आर्थिक विकास वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ बातें बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक 1 अंक का है। बोले तो आपका टोटल 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर पूछा जाएगा, और ये सारे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होंगे ये 1-1 नंबर के होंगे, जो कि रहते ही है हमारे। उसके आगे बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 4 लघु उत्तरीय जो है सो कि प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक के 3 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो वाले पूछे गए हैं। वेरी शॉर्ट कह लीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप आप कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट तो बहुत छोटा हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप आप कहेंगे। अभी हम लोग पेपर करेंगे तो उसमें आपको देखने को भी मिलेगा, और ये 3-3 नंबर के रहेंगे, जिनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। ठीक है, उसके आगे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि 6 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, और इनका ये जो होंगे 4-4 नंबर के होंगे, इनका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके आगे चले तो इस प्रश्न पत्र में 6-6 अंकों के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय मतलब कि वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, और ये जो होंगे आपके 6-6 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और इनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। तो इस तरह से सामान्य निर्देश के अंदर आपको बता रखा है। अभी हम लोग पेपर करेंगे तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा बच्चों। यही सेम चीज इंग्लिश में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है।
अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैंने आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया, ठीक है। और ये जो पेपर होगा सैंपल पेपर, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो फायदेमंद होने ही वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो या ये पेपर जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो से लाभ ले सके, बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो 17 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका हमें आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। यहाँ पर आपको दो कथन यानी कि दो स्टेटमेंट दे दिया है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसके बेसिस पे चार आपको ऑप्शन यानी विकल्प दे दिया है, उसमें से जो सही विकल्प आपको लगता है वो सिलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कथन नंबर 1 यानी स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि विदेशों से उधार को भुगतान शेष खातों के पूंजी खाते में जमा मद की ओर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कथन नंबर 2 यानी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि विदेशों जो होते हैं उधार के कारण शेष विश्व से विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। इसी चीज को इंग्लिश में समझिए। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 था कि पेमेंट टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेब्ट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज इज रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू फॉरेन बोरोइंग्स। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है भैया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी ये हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रूस यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति पक्ष के मुद्दों के कारण दुनिया कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पर सबसे संभावित प्रभाव की पहचान आपको करनी है, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा दुनिया में क्या चल रहा है भैया, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या दिक्कत हो रहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों। आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर गूगल मैप खोल लिया है, ठीक है। ये गूगल मैप पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत और ये है रशिया, ये है यूक्रेन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर बात क्या हुई थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। हमारा क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, जिससे कि जो हमारा सप्लाई है वो इफेक्ट हुआ है, ठीक है। आपको एक चीज समझना होगा कि आज ये जो हमारा दौर है 2023 चल रहा है ना अभी, तो 2023 आज का टाइम ऐसा है ना जब पूरी दुनिया कि जितने भी देश है वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि जो यूक्रेन है उसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, मतलब कि पूरी दुनिया में जो गेहूं वगैरह का सप्लाई होता है सबसे ज्यादा यूक्रेन करता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा तेल, जिसकी पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो तेल जो बेचता है एक रशिया बेचता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर आपका इधर सऊदी के देश जो आ जाते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब जो आ जाते हैं ये बेचते हैं, ठीक है। अमेरिका वगैरह भी थोड़ा बहुत तेल बेचता है। तो जो ये वॉर चला उससे क्या हुआ कि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ। तो वॉर चल रहा है तो ये लोग थोड़ी ना अपना सामान उतना अच्छी तरीके से बेच पाएंगे जितना पहले ये बेच पाते थे। तो मान लीजिए कि जो रशिया है आपका वो युद्ध से पहले यानी कि वॉर से पहले प्रतिदिन 10,000 लीटर तेल बेचा करता था, ठीक है। अब युद्ध के बाद वो उतना तेल थोड़ी ना बेच सकता है जितना वो पहले बेचा करता था, क्योंकि वो तो युद्ध में व्यस्त हो गया। तो वो क्या करेगा, एक दिन में अब क्या करेगा 5,000 लीटर तेल अब बेचेगा। 5,000 लीटर तेल वो नहीं बेच सकता, बहुत मुश्किल से 5,000 लीटर तेल बेच रहा है। तो जो देश उससे 10,000 लीटर तेल खरीदते थे उनका सप्लाई तो सीधा आधा हो गया ना, 50% तो यहाँ पर रशिया बेच ही नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तेल का जो रेट है वो बढ़ेगा। अब जैसे जैसे तेल का रेट बढ़ेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग तेल कैसे खरीदते हैं, डॉलर से खरीदते हैं, ठीक है। तो जो देश होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा
वो तेल को खरीदने के लिए। जैसे 1 लीटर तेल को खरीदने के लिए समथिंग मान लीजिए $80 देना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होगा कि 1 लीटर तेल को खरीदने के लिए $120 या $150 तक भी देना पड़ेगा देशों को, ताकि वो तेल खरीद सके। तो ये समस्या जो है वो सभी देशों में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, मैं अभी आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ भी आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पर सबसे संभावित प्रभाव की पहचान आपको करनी है। कि जो यूक्रेन रशिया का जो ये वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर हमें क्या चीजें देखने को मिलेगा भुगतान संतुलन की स्थिति पर, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो भारत से अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी डॉलर हमें देना पड़ेगा तेल को खरीदने के लिए, क्योंकि भैया जो सप्लाई आ रहा था वो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली रुक गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि भारत में कारों का उत्पादन बढ़ेगा, नहीं हो सकता भाई। तेल का बिक्री यहाँ पर अगर आपको करना है, तेल महंगा हो रहा है तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, लोग यहाँ पर कार खरीदेंगे ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। भारत में साइकिल के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी, ये भी काइंड ऑफ हम नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था से रिलेट करना है हमें यहाँ पर। भारत में अमेरिकी डॉलर की आमद होगी, भाई बिल्कुल भी नहीं होगा यार। जैसे ही यहाँ पर वॉर चला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर हमारा गया है। आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व रहा है वो पहले आपका 500 बिलियन प्लस था, अब वो 500 बिलियन से नीचे समथिंग आ गया है। एक बार आप चेक कर लेना, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो गया है हमारा फॉरेन रिजर्व। हालांकि हम उसको बढ़ा लेते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द वर्ल्ड इज फेसिंग राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई साइड इशू ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, या रशिया यूक्रेन वॉर कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूएस डॉलर का आउटफ्लो बढ़ेगा फ्रॉम इंडिया विल इंक्रीज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि डैश एक संस्था है जो उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, ठीक है। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, यानी उधार देने के लिए वो जमा लेती है अपने पास। तो जो वाणिज्यिक बैंक होता है, हमारा कमर्शियल बैंक होता है, वो उधार देने के लिए ना जमा स्वीकार करती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डैश इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। तो कमर्शियल बैंक हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा सकती है। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इंक्रीज कर सकती है मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी के अंदर। कैसे इंक्रीज कर सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुद्रा जो कि विमुद्रीकरण करके, यानी कि एक तरह से कह लीजिए डिमोनेटाइजेशन करके, तो बिल्कुल गलत है भैया। अगला है आपका नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके, ये भी नहीं हो सकता। चौथा वाला जो है ऋण को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों को राजी करके, ये भी नहीं है। सरकारी बॉन्ड अगर खरीदता है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका जो इंडिया का हमारा रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो इंक्रीज कर सकता है मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो वो रहेगा बाइंग गवर्नमेंट्स बॉन्ड, इसके थ्रू ये यहाँ पर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि भारत में धन की आपूर्ति बढ़ सकती है यदि डैश हो जाए, ठीक है। अभी आपको मैंने ये जो क्वेश्चन दिखाया चौथा क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, चौथा क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि भारत में धन की आपूर्ति बढ़ सकती है अगर ये सारे काम हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है आपके लिए, ताकि यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आए कि जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा ना, उसमें दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, उनका आंसर लगभग सेम ही होगा, बस आपका समझने भर का देर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समझिए, भारत में धन की आपूर्ति जो मनी का सप्लाई है वो बढ़ सकता है अगर ये काम हो जाते हैं। तो क्या क्या काम हो सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो प्रचलन में अधिक धन डालता है, तो यानी कि ज्यादा सप्लाई देता है, पैसा वो देता है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, धन हमारा बढ़ जाएगा।
और क्या होगा भैया यहाँ पर कि वाणिज्यिक बैंक अपना ऋण संचालन का विस्तार करेंगे, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो यहाँ पर अगर अपना जो उनका लैंडिंग का जो पूरा ऑपरेशन है वो बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा कि भारत में धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। और क्या होगा भैया यहाँ पर, और आप लिख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा कर दरों को कम किया जाता है, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स को कम करता है तो जाहिर सी बात है लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। तो ये तीनों ही कारण तो सही है, लेकिन जो चौथा रीजन दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर में वृद्धि की, यानी कि जो आपका आरबीआई है उन्होंने क्या किया कि आपका बैंक दर जो होता है आपका उसके अंदर बढ़ोतरी कर दी, उसके अंदर टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, या कह लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई डाउन हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये बिल्कुल गलत है आपका। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका कि मनी सप्लाई इन इंडिया कैन इंक्रीज इफ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा मनी पुट करता है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कमर्शियल बैंक जो होते हैं एक्सपेंड करेंगे लेंडिंग ऑपरेशन इनका, वो लोन वगैरह इस तरह से कर्जा वगैरह ज्यादा देंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। टैक्स रेट आर रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टैक्स को रिड्यूस करती है तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन आरबीआई अगर हाइक कर देता है बैंक रेट को तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई डाउन हो जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, यानी कि हमें मानना है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका एक यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब ये जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं इस डेटा के अंदर ये सारे करोड़ों के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे साल दे रखा है यानी कि ईयर दे रखा है, दर्शनीय निर्यात यानी कि विजुअल जो है सो कि आपका एक्सपोर्ट हुआ है, और दर्शनीय आयात यानी कि जो आपका विजुअल इंपोर्ट हुआ है। तो 2010 था साल हमारा जिसके अंदर 280 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, और आयात कितना हुआ है यानी इंपोर्ट कितना हुआ है, 240 करोड़ का। 2020 आ जाते हैं कोरोना वाला टाइम में, जहां पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया 580 करोड़ का और यहाँ पर आयात किया यानी कि इंपोर्ट किया 460 करोड़ का, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि पहचाने 2010 से लेकर के 2020 की अवधि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमें व्यापार में संतुलन में सुधार देखने को मिला है, मतलब कि जो यहाँ पर व्यापार संतुलन होता है उसके अंदर सुधार काफी हद तक देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो साल था हमारा 2010 उसमें हम लोगों ने कितना निर्यात किया, 280 करोड़ का, और कितना आयात किया, 240 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ 2020 आ गया, यहाँ पर हमने 580 करोड़ का सीधा यहाँ पर निर्यात इन्हीं एक्सपोर्ट कर दिया, और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, केवल और केवल 460 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है, यानी कि बैलेंस जो ट्रेड होता है ना उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि सपोज द फॉलोइंग डाटा इज प्रेजेंटेड फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फिगर्स इन करोड़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल एक्सपोर्ट हो गया, विजुअल इंपोर्ट हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर बोल दिया कि आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पीरियड 2010 टू 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे ये हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि अगर आय में परिवर्तन 1000 रुपए और निवेश में परिवर्तन 200 रुपए है तो एमपीएस का मूल्य क्या होगा, तो एमपीएस का मूल्य होगा 0.2। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इफ द चेंज इन इनकम इज 1000 रुपीज and the change in investment is 200 then the value of MPS will be, तो वो होगा 0.2 आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सेंट्रल बैंक के दायरे में नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर 4 बातें बोल दी है। अब इनमें से कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो हमारा कह लीजिए केंद्रीय बैंक होता है ना उसके अंडर में नहीं आता है। पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना, नागरिकों को ऋण प्रदान करना, मुद्रा जारी करना, या विदेशी मुद्रा भंडार धारण करना। तो यहाँ पर देखिए 3 काम तो आते हैं जो आरबीआई करता है हमारे देश में, लेकिन नागरिकों को ऋण प्रदान करना यानी कि जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, आम जनता होती है, उनको कर्जा देने का काम कभी भी आरबीआई नहीं करता है भाई।
आरबीआई किसको कर्जा देता है? बैंक को कर्जा देता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब कर्जा लेने के लिए जाते हैं आरबीआई के पास और ये बैंक कर्जा लेकर के आते हैं, वही पैसा हमें कर्जा ऋण के रूप में दे देते हैं, जो हम आम सिविलियन यानी आम जनता को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल ये जो क्यू वाला है ये आपका यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका कि विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो वो रहेगा आपका यहाँ पर प्रोवाइडिंग लोन्स टू सिटीजन। ये काम आरबीआई का नहीं है भैया, ये तो बहुत बड़ा बैंक है, क्या आरबीआई इतना छोटे छोटे लोगों को लोन थोड़ी ना देगा भाई, वो बैंक को लोन देता है, बहुत पैसा है आरबीआई के पास। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर केवल एग्जाम्पल के लिए ही बताया मैंने आपको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली क्यू, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दिया है, उनको पढ़ करके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि मौद्रिक नीति पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसके ऊपर। अच्छा जी, और दूसरा स्टेटमेंट है कि राजकोषीय नीति पर केंद्रीय बैंक का संपूर्ण नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन गलत है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ही गलत है भैया यहाँ पर। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा आपका। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि द गवर्नमेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी, और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि द सेंट्रल बैंक हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक का मूल्य 4 है और स्वायत्त उपभोग रुपए 30 करोड़ है तो संगत उपभोग फलन होगा, तो वो कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75y, ये हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि कारण बताते हुए निम्नलिखित को मध्यवर्ती उत्पाद व अंतिम उत्पाद में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कारण यानी रीजन बताते हुए एक तो मीडिएटर प्रोडक्ट बताना है और आपका जो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बताना है। पहला है स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर और दूसरा है आपका स्कूल कैंटीन द्वारा शीतल पेय की खरीद। ठीक है, तो आपको बताना है कौन यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट है और कौन एक मीडिएटर वाला जो प्रोडक्ट होता है ना वो है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जो आपका एक स्कूल होता है जो फर्नीचर वगैरह बाय करता है, चाहे आपका टेबल कुर्सी हो गया या समथिंग कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्यों होता है भैया? क्योंकि स्कूल ने उसको खरीद लिया, अब स्कूल क्या करेगा? उसको इस्तेमाल करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर जो भी उस पर साइंस लैब बनाना हो या कुछ भी करना हो। ठीक है, तो स्कूल उसको क्या कर रहा है भैया? यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। अब आता है आपका यहाँ पर स्कूल की कैंटीन द्वारा बाय यानी खरीदा गया पानी का आपका पूरा बोतल जो होता है उसका एक गुच्छा कह लीजिए, या पानी के कई सारे बोतलों का एक वो आता है ना पैकेट जिसमें बिस्लेरी का बहुत सारा बोतल होता है, तो वो होता है आपका इंटरमीडिएट या मीडिएट जो प्रोडक्ट होता है ना, मध्यवर्ती वस्तु जिसको आप कह सकते हैं। क्योंकि जो स्कूल का कैंटीन है, अब ये पानी का जो बोतल का पूरा ड्राम खरीदेगा जिसमें 100 या 200 पानी के बोतल होंगे, ठीक है, तो वो स्कूल का कैंटीन वाले लोग थोड़ी ना पिएंगे, उसको क्या करेंगे? वो बेचेंगे पूरा उसको। ठीक है, उसको बेच करके उससे क्या होगा? पैसा कमाया जाएगा, जाहिर सी बात है यार। ठीक है, तो वो होता है हमारा यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु करके। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यहाँ पर ये होता है हमारा मध्यवर्ती वस्तु जो स्कूल का कैंटीन खरीदता है पानी का बोतल, क्योंकि स्कूल का कैंटीन को आगे उसको बेचना है। ठीक है, और ये जो स्कूल आपका फर्नीचर वगैरह खरीदता है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि स्कूल ने उसको खरीद लिया और स्कूल ही उसका इस्तेमाल यहाँ पर अब करने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना ज्यादा हंस रहा है बच्चा, बाल इसके वैसे भी यहाँ पर हीरो जैसे हैं और हंस भी बहुत अच्छे तरीके से रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे सारी चीजें यहाँ पर आप लिखी हुई भी देख सकते हैं कि जो स्कूल का आपका फर्नीचर होता है यह अंतिम उत्पाद होता है, क्योंकि खरीदा गया फर्नीचर स्थिर संपत्ति का क्रय होने के कारण निवेश है। और जो आपका स्कूल कैंटीन द्वारा शीतल पेय की खरीद होता है, तो शीतल पेय की खरीद मध्यवर्ती उत्पाद है। ठीक है, क्योंकि इसे पुनः हमें क्या करेंगे? बेचेंगे, दोबारा ये बिकने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जाहिर सी बात है यार, स्कूल का कैंटीन जो होगा पानी पिएगा थोड़ी ना सारा, उसको बेचेगा ही बेचेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि गिव रीजंस एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट
एंड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होगा? यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक जो खरीदा जाता है कैंटीन्स के द्वारा या फिर जो पानी खरीदा जाता है वो यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो पानी वगैरह या जो सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर स्कूल खरीदता है, स्कूल का कैंटीन, वो उसको दोबारा रीसेल करेगा। लेकिन जो फर्नीचर स्कूल खरीद रहा है यहाँ पर वो क्या है, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि खरीद लिया है, अब उसका इस्तेमाल वो लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो भी चीजें चाहे आपका यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या पानी हो गया या कोई सा भी ऐसा चीज खरीदता है स्कूल का कैंटीन जो उसका दोबारा उसको रीसेल करेगा, तो वो वहां पर क्या होगा भैया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। चाहे वो उसको मैगी ले लीजिए ना, मैगी खरीदता है तो मैगी थोड़ी ना स्कूल का कैंटीन खा जाएगा, उसको बेचेगा आगे चल के, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। और फर्नीचर जो हुआ हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि सरकार बाल टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय करती है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो बच्चों के टीकाकरण वैक्सीनेशन पर खर्चा करती है। व्यय का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, इसके घरेलू उत्पाद और कल्याण पर प्रभाव समझाने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए, सरकार द्वारा बाल टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय यानी कि खर्चा किया जाता है। जीडीपी, जिसको आप सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं, इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि यह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, यानी कि सरकार का एक तरह से कह सकते हैं लास्ट में जो खर्च होने वाला वो होता है ना पैसा, वो होता है, क्योंकि यह लोगों के कल्याण को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जिससे कि लोगों की कुशल जो मतलब कार्य कुशल शक्ति होगी उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, देखिए एक बच्चा पैदा हुआ हमारे देश में और उस बच्चे का बचपन में सरकार ने फ्री में पोलियो का टीका दिया, उसे पोलियो का दवाई पिलाया, सरकार ने सारा खर्चा खुद से उठाया। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो सर वो क्या करेगा, मतलब कमाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को। मान लीजिए वो इलोन मस्क जैसा करोड़पति अरबपति खरबपति आदमी बन गया तो वो तगड़ा पैसा कमाएगा और गवर्नमेंट को तगड़ा पैसा देगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है ना बाल टीकाकरण अभियान पे, तो वो पैसा बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी जो जनता होती है ना, बाद में वही पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे चले तो यहीं पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में, इसके अथवा में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री विशेषतः बड़े शहरों में निरंतर बढ़ रही है, इसके सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल की जो कार होती है, जो गाड़ियां होती है ना, वो भारत के शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि भैया 12-12 महीने का वेटिंग है अगर आपको गाड़ी लेना है। स्कॉर्पियो का आपने नाम सुना होगा, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो होता है। ठीक है, थार का आपने नाम सुना होगा। बहुत लंबा टाइम वेट करने के बाद लोगों को गाड़ी मिलता है, क्योंकि इनका जो बिक्री है ना वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों को आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, कारों की बिक्री से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कार वगैरह बिकेगा उतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, क्योंकि ये अंतिम उत्पाद है, ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका। कारों से यातायात सुलभ होता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसका यहाँ वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या होने लग जाती है, जिससे कि लोगों के कल्याण में कमी आती है, क्योंकि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो एक तरह से तो पॉजिटिव साइड है यहाँ पर, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है आपका, एक अच्छा होता है, एक खराब होता है। तो उसी प्रकार से जो आपका कार वगैरह है पेट्रोल डीजल वाला, उसका बिक्री बढ़ रहा है भारत के शहरों के अंदर, तो उससे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स तो ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, हमारा देश का जीडीपी तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली स्पेशली इन बिग सिटीज, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। तो आपको यहाँ पर बताना है जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन कि हमारा जो वेलफेयर है, लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य वगैरह बहुत खराब हो रहा है, तो वेलफेयर पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, एक तरह से जन कल्याण पे खराब प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आंसर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकारी बजट क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं वो बताइए। ठीक है, यानी गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसका मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट का, वो बताइए। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। जैसे हम लोग अपने घर को चलाने के लिए एक बजट बनाते हैं ना, जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए कि
5 जने हैं, ठीक है। मम्मी पापा और 3 भाई बहन, ठीक है। तो टोटल 5 जने हैं। अब 5 जनों का एक महीने का कितना खर्चा है, मान लीजिए 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। ये डिपेंड कर सकता है फैमिली के ऊपर कि कौन सा फैमिली कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। तो हम एक पूरे महीने का बजट बनाते हैं कि अच्छा भैया पूरा महीना में हमारा इतना खर्चा हो जाएगा, तो इस हिसाब से पैसा जोड़ करके रखते हैं, तो इस हिसाब से हम पूरे महीने भर में खर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग अपने घर के लिए बजट बनाते हैं ना महीने का, उसी प्रकार से पूरे देश के लिए सरकार एक बजट बनाता है, जो बजट आपका 1 साल तक रहता है। अभी रिसेंटली हमारा बजट आया था, 1 फरवरी को हमारा बजट आता है बच्चों, याद रखिएगा। हमारा बजट कब रिलीज किया जाता है, 1 फरवरी को। और कौन रिलीज करता है, हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है वो हमारा यहाँ पर बजट रिलीज करता है। और उस बजट के अंदर पूरे मतलब पूरा का पूरा जो सरकार होता है उसको चलाने का पैसा, पूरे देश को चलाने का पैसा यहाँ पर निर्धारित किया जाता है कि 1 साल के अंदर हमें कितना पैसा अपने देश में लगाना होगा जिससे कि हमारा देश आगे चल सके। वहां पर हर एक राज्य का जो सरकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है कि सर हमें पैसा दीजिए, हमें पैसा दीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब चीजों को देख करके सभी राज्यों को, जितने भी राज्य हमारे देश में, उनको पैसा देती है और जो है एक बजट बनाती है कि भैया इतना लाख करोड़ रुपए हम लोग इस साल देश के बजट में जोड़ रहे हैं और हमारा देश का बजट इतना लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इस तरह से देश का बजट यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है बच्चों। सारे पैसों को यहाँ पर निकाला जाता है और टोटल बजट यहाँ निकल करके हमारा आता है। तो ये होता है हमारा यहाँ पर बजट। आई होप कि आपको बजट समझ में आया होगा। जो चीज मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको कि बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियां, कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। अन्य शब्दों में सरकारी बजट जो होता है आपका एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है, यानी कि कितना गवर्नमेंट कमा रही है और कितना खर्च करेगी वो सारा चीज भी इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। और कुछ और बातें बता रखा है कि सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है, तो आय तथा संपत्ति का पुनः विवरण करना, संसाधनों का कुशल आवंटन करना कि किसको कितने संसाधन मिलने चाहिए, क्या होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। तो ये सारा हमारा सरकारी बजट का उद्देश्य होता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, व्हाट इज इट्स पर्पस, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गवर्नमेंट बजट के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको। और इसके पर्पस की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपको लिखना है कि रीस्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एसेट्स, और इस तरह से करके यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं कि कितना रिसोर्स किसको एलोकेट करना चाहिए, वो सारी चीजें गवर्नमेंट बजट के अंदर की जाती है। इसके आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है कि बैंक दर क्या है, यह रेपो दर से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको समझाना है। तो ध्यान से समझिए इसको। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए उधार देता है, जबकि आपका जो रेपो दर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कहा गया है कि वह दर यानी कि वह रेट जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई है। वह बैंक जो होता है केंद्रीय बैंक किसी व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए उधार देता है, ठीक है। दीर्घकालिक मतलब कि एक तरह से कह लीजिए यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए लोन देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर आपका बैंक दर, ठीक है। जो रेपो दर होता है उसको समझिए। रेपो दर वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनके अल्पकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उधार देता है, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए 5 साल के लिए 2 साल के लिए उधार देता है। वो भी आरबीआई ही उधार देता है। मान लीजिए कि यहाँ एसबीआई जा रहा है आरबीआई के पास कि भैया मुझे जो है सो कि 500 करोड़ रुपए दे दीजिए ना, थोड़ा सा हमको पैसा का कमी हो गया थोड़ा। तो आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है ले लीजिए यहाँ पर 500 करोड़ रुपए। तो आपको किसके रूप पर चाहिए, यहाँ पर बैंक दर पे चाहिए, रेपो रेट पे चाहिए। तो यहाँ पर एसबीआई बोलेगा कि मुझे बैंक दर पर चाहिए, तो यहाँ पर आरबीआई बोलेगा ठीक है बैंक दर पर, मतलब कि मैं आपको दे देता हूँ 10 साल के लिए। अब यहाँ पर एसबीआई दोबारा से जाता है मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, अब वहां पे वापस से 500 करोड़ मांग रहा है एसबीआई, तो वो यहाँ पर आरबीआई बोलेगा अब मैं आपको दे रहा हूँ रेपो दर पे, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ही टाइम में आप मेरे को इसको लौटा दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं रेपो दर या रेपो रेट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द बैंक रेट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेपो रेट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार बजट घाटे से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी सरकार का बजट तो अभी तक हमने देख लिया, लेकिन सरकार का जो बजट का घाटा होता है उससे हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट
व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में बजट घाटा सरकार के कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सरकार 100 रुपए कमा रही है ना और उस पर खर्च कर रही है 110 रुपए, तो ये सरकार का बजट का घाटा है एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और बातें बता रखा है कि भारत सरकार के बजट से संबंधित मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के बजट घाटा होता है। पहला होता है राजस्व का घाटा, दूसरा होता है राजकोषीय घाटा, तीसरा होता है प्राथमिक घाटा। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली जो हमारा गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होता है वो कौन कौन सा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है और प्राइमरी हमारा डेफिसिट होता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। यहीं पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि केंद्रीय बैंक के कार्य सरकार का बैंक की व्याख्या आपको करना है। ठीक है, यानी कि कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ना उसके बारे में आपको मेनली बताना है कि कैसे वो एक सरकार का बैंक होता है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। अगर आपको पैसे का जरूरत है तो आप पैसा लेने के लिए कहाँ जाएंगे, एसबीआई में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कोई बैंक में चले जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत होता है तो गवर्नमेंट थोड़ी ना यहाँ पर एसबीआई बैंक में जाएगा, एचडीएफसी बैंक में जाएगा और बोलेगा कि मुझे पैसा दे दो। ऐसा नहीं होता है। सरकार जो होता है उसका एक ही बैंक होता है, वो होता है आरबीआई। उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वही गवर्नमेंट का एक तरह से कह लीजिए बैंक होता है। अगर सरकार को पैसा चाहिए, मान लीजिए कि अभी हमारा रूलिंग पार्टी कौन सा है, मोदी जी है, मतलब कि बीजेपी जी है। ठीक है, बीजेपी जी मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये अभी रूलिंग पार्टी है। तो मान लीजिए कि मोदी जी को अगर पैसा का जरूरत हुआ, मतलब बीजेपी जो हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है इन सरकार को पैसा का जरूरत हुआ तो ये कहाँ जाएंगे, एसबीआई के पास या इन सब के पास थोड़े ना जाएंगे। ये जाएंगे हमारे यहाँ पर आरबीआई के पास। आरबीआई को जाके बोलेंगे कि आरबीआई जी थोड़ा सा पैसा हमको दे दीजिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको पैसा दे देगा। ठीक है, सरकार को पैसा दे देंगे और मोदी जी यहाँ पैसा लेके जहां भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पे खर्चा करना चाहते हैं वहां पे खर्चा कर लेंगे वो। तो ये होता है हमारा सरकार का बैंक। समझ में आया आपको? यानी कि किसी देश का सेंट्रल बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक, वही सरकार का बैंक होता है। सरकार को सलाह देता है बैंक कि आप सरकार जी ऐसे चलाइए, ऐसा पैसा खर्चा कीजिए, ऐसा पैसा यहाँ पर खर्चा मत कीजिए। सारा सलाह कौन देता है, उस देश का सेंट्रल बैंक। ठीक है, और अगर किसी नीचे वाले बैंक को या मान लीजिए किसी आदमी को पैसा का जरूरत है तो नीचे वाला बैंक उसको पैसा देगा। मान लीजिए कि मैं मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मुझे आरबीआई लोन नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूं। तो मुझे कौन लोन देगा, एसबीआई दे देगा, एचडीएफसी दे देगा, ये सब मुझे लोन यहाँ पर दे देंगे। आई होप कि आपको समझ में जो बातें अभी हमने समझी वही चीज आपका यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट आप कर सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। ये इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 16वें क्वेश्चन के अंदर। 16वें के ए में देखिए क्या क्वेश्चन है कि ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोजगारी के बीच में अंतर बताइए। आपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बेरोजगार है, ऐसे ही नल्ले बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर केवल यहाँ समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा ऑफेंड मत हो जाना भाई। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके न माने। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। ऐच्छिक बेरोजगारी समझिए पहले। यह बेरोजगारी का वह रूप है जिसमें योग्य व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दर पर रोजगार या कार्य उपलब्ध होने के बावजूद काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक मिस्त्री है, उस मिस्त्री का जो सैलरी होना चाहिए वो 15,000 रुपए 15K होना चाहिए। 15,000 उसको मिल भी रहा है लेकिन वो 15,000 पे काम नहीं करेगा। बोलेगा अरे हम सेठ आदमी भाई 15,000 रुपये काम करेंगे, हमने ताजमहल बनाया है शाहजहां के टाइम में 15,000 में काम करेंगे, हमको चाहिए भैया यहाँ पे 1 लाख रुपया। तो उसको कोई काम देगा? कोई नहीं काम देगा। तो ये होते हैं हमारे ऐच्छिक बेरोजगार लोग। ठीक है, और दूसरे आते हैं अनैच्छिक बेरोजगार लोग। ये कौन होते हैं भैया, इसको समझिए। यह बेरोजगारी का वह रूप है जहां योग्य व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। यानी कि ये वो लोग हैं जो बाजार के अंदर जो उनका सैलरी मिलना चाहिए उस पर काम करने के लिए तैयार है। मान लीजिए इनको 15,000 सैलरी मिलना चाहिए, ये भी एक मिस्त्री है, वो बोले भाई मैं 15,000 पे कर लूंगा, बहुत गरीब आदमी भैया काम दे दीजिए ना, काम दीजिए भैया, बहुत गरीब आदमी, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है। तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी है। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला यही क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरीली एंड इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे चलते हैं। अगला
क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां है। बहुत आसान और बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों। वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, ठीक है, जिसको आप बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को थोड़ा सा समझ लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली को कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मैं गांव का एग्जांपल आपको बताता हूं, ये चीजें मैंने अपने गांव में देखी हैं और कई सारे मेरे दोस्त हैं उनके गांव में भी ये चीजें मैंने देखी है, ठीक है। गांव में क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास चावल है, वहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो उनके पास अनाज होता है, तो चावल है। अब मान लीजिए कि एक आइसक्रीम बेचने वाला बंदा आया, ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाला बंदा आया, वो आइसक्रीम बेच रहा है। अब आइसक्रीम बेचने वाला बंदा दो चीजें एक्सेप्ट करता है, एक तो आप उसको मनी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, या फिर आप उसको कोई सामान दे दीजिए, दोनों चीजों के बदले आपको वो आइसक्रीम दे देगा, ठीक है। अब ये जो आइसक्रीम बेचने वाला बंदा आ रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसको या तो पैसा दे दीजिए या तो सामान दे दीजिए, इन दोनों चीजों की जरूरत है, जिसके बदले में वो अपना आइसक्रीम आपको दे देगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे करके आइसक्रीम खरीद सकते हैं। अगर आपके पास गांव में अगर आप है और पैसा नहीं है, अगर आपके गांव में ये चीजें चलती है तो ठीक है, तो आप उसको अनाज देंगे। मेरी दादी वगैरह जो थी वो ऐसा करने के लिए मेरे को कहती थी, और मैंने बहुत बच्चों का भी देखा है कि मैं अनाज देता था और वो मेरे को आइसक्रीम देते थे, ठीक है। मैं सोचता था ये क्या सिस्टम है, पैसा तो सुना है यार, पैसा वैसा लेकर के आइसक्रीम मिल जाता है, अनाज लेकर के आइसक्रीम मिलता है। तो भैया देखो, ये है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। पहले के जमाने में जब लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, मतलब पैसा उतना प्रचलन में नहीं था, तब लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए ही काम चलाते थे। मतलब कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप अपना सामान उसको दे दीजिए और उसका सामान आप खुद ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम बेचने वाला अपना आइसक्रीम बेचना चाहता है और ये बेच रहा है, और ये अनाज जिसके पास ज्यादा है वो अनाज इसको दे रहा है और आइसक्रीम ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है भैया, कि जरूरी थोड़ी ना है कि बार बार ये आइसक्रीम बेचने वाले को ये अनाज का जरूरत होगा। कभी इसको जूता चप्पल चाहिए, कभी मान लीजिए केले की जरूरत पड़ गई, कभी इसको सब्जी की जरूरत पड़ गई, तो ये तो अपना आइसक्रीम उसी को बेचेगा ना जहां पर इसको वो सामान मिल रहा हो। जैसे कि इसको मान लीजिए कोई फल खरीदना है, तो ये फल वाले के पास अपना आइसक्रीम लेकर के जाएगा, बोलेगा भाई आइसक्रीम ले लो मेरा और अपना फल दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, इसीलिए यहाँ पर पैसे का जन्म हुआ। यानी कि पैसा एक कह लीजिए मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है। यानी कि ये आइसक्रीम बेचने वाला इसको आइसक्रीम देगा और बदले में ये व्यक्ति इसको पैसा देगा, ठीक है। तो पैसा हर जगह चल जाता है, लेकिन बार्टर सिस्टम जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये हर जगह नहीं चलता है। शहरों के अंदर तो आप एकदम ना के बराबर देखेंगे कि ये बार्टर सिस्टम आज के टाइम पे चलता है। पहले के जमाने में चलता होगा, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पर नहीं चलता है, केवल और केवल पैसा चलता है हमारा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। बातें अभी हमने समझी, वही चीज आपका यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दे रखा है कि जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप में दूसरी वस्तु से होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अन्य शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है, वहां पर पैसा बीच में नहीं आता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां भी हैं बच्चों। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव रहता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जिस आप यहाँ पर अपना आइसक्रीम बेच रहे हैं तो अगले को आइसक्रीम चाहिए, या अगले का आप राइस यानी कि चावल एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत रहता है। सामान्य लेखा इकाई का अभाव रहता है। स्थगित भुगतान के मानक का अभाव रहता है। कुछ बातें बता रखा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों के बारे में। आई होप कि आपको समझ। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट इज इट्स ड्रॉबैक। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम जो होता है इसके अंदर जो भी सामान होते हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है, और ड्रॉबैक जो है कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर। 17वें के ए में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है। जो विदेशी मुद्रा होता है, जिसको आप फॉरेन रिजर्व भी कह सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। विदेशी मुद्रा को काइंड ऑफ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अपने देश में रह करके, भारत में रह करके कोई सामान खरीदना है, तो आप ये 10 रुपए का नोट लेकर के या फिर 500 का या 2000 का 100 का नोट लेकर के जाएंगे और वहां पर देंगे, बोलेंगे ये लो और मुझे यहाँ पर सामान दे दो, ठीक है। ये तो आप अपने देश में व्यापार करने के लिए अपने देश की करेंसी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है, यानी कि अपने देश से बाहर के देशों से व्यापार करना है,
तो बाहर के देश जो सबसे ज्यादा जो पैसा एक्सेप्ट करते हैं वो करते हैं भैया डॉलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूएस डॉलर, ये एक्सेप्ट किया जाता है। बाहर के देशों में आप थोड़ी ना अपना पैसा लेकर के जाएंगे और व्यापार करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बाहर के देश वाले क्या बोलेंगे कि भैया अगर आपको व्यापार करना है, हमसे कोई सामान खरीदना है तो डॉलर में पेमेंट करो यहाँ पर। तो आपके पास डॉलर यहाँ पर होना चाहिए और हर देश अपने पास डॉलर रखता है जिसको फॉरेन रिजर्व के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो 500 बिलियन के आसपास है, ठीक है। तो उस फॉरेन रिजर्व के अंदर मेजोरिटी क्या होता है, डॉलर होता है, ठीक है। उस डॉलर को ले जाकर के हम दूसरे देशों से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अगर आपको अपने देश में सामान खरीदना है तो अपने देश का आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भारत के ये पैसे जो है उनके इमेजेस आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको इंटरनेशनली कोई सामान खरीदना है तो आप डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। न केवल डॉलर, यूरो भी हो सकता है, आपका दिनार भी हो सकता है, धीरम भी हो सकता है, बहुत सारा फॉरेन करेंसी होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है वो डॉलर इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा विदेशी मुद्रा भंडार या कह लीजिए फॉरेन रिजर्व क्या होता है। उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोतों का वर्णन करें। अब विदेशी मुद्रा का जरूरत तो आपको पड़ता है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए आप वहां कहां से लेकर के आ सकते हो अपने देश में जो है सो कि विदेशी मुद्रा अगर आपको लाना है तो वो कहां से लेकर के आओगे। तो विदेशी मुद्रा लाने के लिए आप घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष वस्तुओं व सेवाओं की खरीद कर सकते हैं। विदेशी द्वारा प्रत्यक्ष निवेश यानी कि जो बाहर के जो लोग हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें आपके देश में डॉलर के रूप में, तो वहां से आ सकता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा हमारे देश में भ्रमण, यानी बाहर के जब लोग आते हैं तो बाहर का पैसा लेकर के आते हैं, बाहर का डॉलर वगैरह लेकर के आते हैं, तो हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वो बढ़ता चला जाता है। विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया धन जो होता है, यानी भारत के जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, विदेशों में काम कर रहे होते हैं, वो तो वहां से पैसा भेजते हैं डॉलर में या विदेशी मुद्रा में, ठीक है। यहाँ पर आकर के वो चेंज हो जाता है आईएनआर में, और यहाँ पर जो उसके परिवार रह रहे हैं, उनके परिवार रह रहे हैं, वो आईएनआर में यानी हमारे भारतीय रुपया में खर्चा करते हैं, और वो जो विदेशी मुद्रा आता है वो हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात से, जो भी चीज हम लोग बेचते हैं पूरी दुनिया को, तो उससे हम लोगों के पास विदेशी मुद्रा आता है बच्चों। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके आगे चलें तो यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन कि विदेशी मुद्रा मांग के स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि विदेशी मुद्रा जो हमारे पास आ गई तो उसकी डिमांड क्यों है इतनी ज्यादा। तो उसकी डिमांड इसलिए होती है क्योंकि विदेशों में वस्तुओं व सेवाएं खरीदने के लिए, यानी कि विदेशों से अगर आपको कुछ चीज खरीदना है, दूसरे देश से कोई सामान खरीदना है, तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। विदेशों में वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे कि बॉन्ड हो गया, शेयर खरीदने के लिए, बाहर के देश से आपको बॉन्ड वगैरह या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो बाहर की करेंसी में आपको लगाना होगा। विदेशी मुद्राओं के मूल्यों पर सट्टेबाजी करने के लिए, विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश, यानी अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दूसरे देश में दुकान खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसका जरूरत चाहिए होगा बाहर की करेंसी का, यानी डॉलर वगैरह का, ठीक है। तो ये होता है विदेशी मुद्रा, यानी जो फॉरेन करेंसी होता है उसका डिमांड का एक तरह से जरिया कह सकते हैं कि क्यों इसका डिमांड है मार्केट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स क्या क्या है। यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, एफडीआई वगैरह आ सकता है, टूरिस्ट के थ्रू यहाँ पर विदेशी जो मुद्रा होता है फॉरेन, यहाँ पर आपका जो एक्सचेंज होता है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, यानी डिमांड क्यों है भैया, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाता है बच्चों, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों के बीच उपयुक्त उदाहरण के साथ अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझिए, देखिए सरकार का जो राजस्व प्राप्तियां होती है ये वे प्राप्तियां हैं जो न तो कोई देनदारी पैदा करती है और न ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी लाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्योग आदि से प्राप्त कर, लाभांश आदि होते हैं, जबकि पूंजीपति प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो या तो देनदारी पैदा करती हैं या सरकार की संपत्ति में कमी का कारण बनती है। उदाहरण के लिए उधार हो गया, विनिवेश हो गया आदि। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। उसके नीचे चलते हैं, इसी के बी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में उदाहरण की सहायता से अंतर आपको बताना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग अभी तक करोड़ों रुपए का टैक्स भर चुके हैं, तो आप बोलेंगे सर जी क्या पागल हो गए हो क्या, सर जी इतना टैक्स हम कहां से भरेंगे, हम तो गरीब आदमी है सर जी। तो इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। टैक्स जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स,
एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये अमीर लोग देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, मान लीजिए एक अमीर बंदा है, उसके पास पैसा ही पैसा है, तो सरकार क्या बोलेगी, भैया उस पर मेरे को चाहिए इनकम टैक्स। जैसे तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए, यहाँ पर 1 करोड़ में से मुझे चाहिए 5% का, 60% का टैक्स चाहिए। ठीक है, तो सरकार उससे डायरेक्ट टैक्स निकलवा लेगी और डायरेक्ट टैक्स के रूप में उसको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और एक होता है गरीब आदमी, जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सरकार को पैसा तो उनसे भी निकलवाना है, तो सरकार पैसा उनसे भी ले लेती है। उनसे पैसा कैसे लेगी, मान लीजिए हम गरीब है तो हम लोग जाकर के दुकान से एक सामान खरीदते हैं, जैसे कि कोलगेट खरीद लिया। अब इस कोलगेट का जो एमआरपी है वो 10 रुपए है, तो एक्चुअली में 10 रुपए का थोड़ी ना होता है ये, इसका एमआरपी तो 10 रुपए है, लेकिन इसका बनाने का जो कॉस्ट आया होगा वो यहाँ पर 6 रुपए आया होगा, 1-2 रुपए इनका मार्जिन वगैरह होगा, इस तरह से लगा करके 8 रुपए ले लीजिए। ठीक है, प्लस में 1 रुपए इनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आया होगा, और ले देके ये 9 रुपए का हमारा कोलगेट यहाँ पर होगा। 1 रुपए का आसपास यहाँ पर टैक्स लग जाता है, जिसके बाद इसका फाइनल प्राइस क्या हो जाता है, 10 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो सोचिए इस छोटी सी चीज पे हमारा 1 रुपए का लगभग टैक्स लगा दिया। ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकता है, एक्चुअली मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो टैक्स लगता है वो कोलगेट के पीछे आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी छोटे मोटे सामान हम लोग बाजारों से खरीदते हैं, खास करके पैकेट वाली चीजें, उन सब के ऊपर हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, सरकार हमसे भी वहां पर पैसा निकलवा ही लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आपने करोड़ों रुपए अभी तक सरकार को दे दिए हैं, बेशक आप गरीब ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एक अमीर बंदा भी टैक्स भरता है आपका, और एक गरीब बंदा भी टैक्स भरता है, बस टैक्स भरने का तरीका अलग अलग यहाँ पर हमारा होता है। वही सारी चीजें आपके यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लिख करके बता रखा है। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष कर, जिसको डायरेक्ट टैक्स आप बोलते हैं। इस कर के भुगतान का दायित्व और वास्तविक भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इस कर के भार को आगे टाला नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए आयकर यानी इनकम टैक्स, संपत्ति का यानी जो उसका प्रॉपर्टी है उसका टैक्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। इस कर के भुगतान का दायित्व और वास्तविक भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। इस कर यानी कि टैक्स के भार को आगे टाला जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्पाद कर हो गया, बिक्री कर हो गया, यानी जो सामान बेचते हैं उसके ऊपर जो हम लोग टैक्स देते हैं, तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट होता है। अब हमारा आ जाता है सेक्शन बी, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो है इससे पूछा जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है हम लोग इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।